साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस दूसरे सेशन में, जिसमें हमने आपसे वादा किया था कि हम जो है आपका एनालिसिस करेंगे उन छात्रों का या उन छात्रों के रिजल्ट का जिनका जो है नंबर अच्छे हैं, लेकिन उनका रोल नंबर जो है फाइनल रिजल्ट में अभी नहीं आया है, जो आपका डीवी के लिए बुलाया है। तो जो कारण हमें लगे उन कारण को जो है हम आप सभी लोगों के सामने रख रहे हैं आज। और हम ये गारंटी तो नहीं लेते कि यही कारण होंगे, कारण कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन संभावित जो कारण है, जो हमें लग रहे हैं कि ये कारण इसका हो सकता है, वो आज हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। साथियों, जब आप लोग तैयारी कर रहे थे या हम भी बच्चों को तैयारी करवा रहे थे, तो उस दौरान हमने बहुत सारी कमियां जो है ओएमआर को फिल करते हुए जो है महसूस की थी। और हो सकता है जब आपने पेपर दिया तो उस पेपर के दौरान जो एक प्रेशर होता है, उसी प्रेशर में कई बार टाइम मैनेजमेंट जो है कम हो जाता है और हमें जो है बहुत कम समय में ओएमआर शीट को फिल करना होता है। कुछ साथी का जो है ओएमआर को फिल करने का तरीका ये रहता है कि उस साथ के साथ जो है ओएमआर को फिल करता रहता है, और कुछ साथी जो है केवल बाद में जो है ओएमआर को फिल करते हैं, और उस दौरान फिर जो है आपके ऊपर प्रेशर आता है कि समय शायद कम है और आप फिल नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारी गलती होने की संभावना रहती है, जैसी शायद बहुत के साथ रही भी होगी। एक गलती ये कि आपने जो क्वेश्चन का जवाब है बिल्कुल सही है, लेकिन उसको आपने नीचे वाले में फिल कर दिया, जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मान लीजिए खन्ना ए में था, या बीच में कोई ऐसा गड़बड़ हो जाए। तो ऐसा जो है 3-4 क्वेश्चन नॉर्मल देखने को मिलते हैं, हर भर्ती में मिलते हैं। ये प्रेशर के कारण ही होता है, या जब समय कम हो, या जब आपके दिमाग बहुत सारी बातें चल रही हो किसी सवाल को लेकर। और दूसरा, कुछ बच्चे जो है कमियां क्या कर जाते हैं कि, या गलतियां हमको कह सकते हैं कि आपका टाइम जो है 2 घंटे था, हमने अपने स्टूडेंट को पहले बोला हुआ था जो ये ओवर टाइम है ये जरूर आपके जो ओएमआर है उस दौरान गड़बड़ करेगा। और वो गड़बड़ इसलिए करेगा कि 90 में से आपको यदि 70 या 75 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके बाद तो तुक्के वाले ही हुए। तो वहां पर कुछ कैंडिडेट जो है लिमिटेड अटेम्प्टेशन करते हैं, लेकिन समय जब बचा हुआ होता है तो उस समय में दोबारा से अपने पेपर को देखता है, और पेपर में केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखता है जो उसने छोड़े हुए हैं, जो उसने किए हुए हैं उनको तो नहीं देखता, लेकिन किनको देखता है, जो छोड़े हुए हैं। क्योंकि जब वो पहले इसको आ ही नहीं रहे हैं और फिर भी उनको सॉल्व करने का प्रयास करता है, ये गलती वहां पर हो जाती है, और वहां पर तुक्का लगाने का प्रयास करता है। और अधिकांश देख लेना, अगर आप लोगों ने देखा होगा या आपके साथ हुआ होगा, वो तुक्का 99% गलत लग जाता है। बहुत कम चांस है कि एक तुक्का सही लग जाए, क्योंकि जब आपको एक रेशो होता है क्वेश्चन का, अगर 90 का पेपर था तो 70 के आसपास ऐसे होंगे जो आपको खुद आते होंगे, जिनके 80 के करीब नंबर है उनके लिए भी ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जहां पर 50-50 होंगे, और 50-50 में चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वहां पर 8 से 10 क्वेश्चन जो है 15-20 में से सही होने की संभावना रहती है, तो वो उनके फिर 78 या 80 के आसपास नंबर बनते हैं। लेकिन जिनके पहले 60-65 है, फिर आपका 50-50 करके 70 पहुंचे, और वो अटेम्प्ट कर गए उन क्वेश्चन को दोबारा से, क्योंकि समय था, इसलिए वहां पर नंबर जो है कम होने की संभावना रहती है। और दूसरा जो मैंने बोला कि प्रेशर के कारण जो समय कम रहता है कहीं के पास, स्पीड कमी के कारण, और फिर वो उनसे जो है ओएमआर फिल होने में जो है गलतियां रहती है। तो यहाँ सवाल भी पूछा गया था हमसे, तो मैं दोनों सवाल का जवाब दूंगा, और क्या गलतियां रही होंगी कि आपका जो है नंबर रिजल्ट में नहीं आया। ठीक है, तो जो मुझे लगा हमने उसका एनालिसिस किया है। अब देखिए साथियों कि आपके पास यहां पर मैंने ओएमआर ड्रॉ किया है, छोटा मोटा जैसे भी है, ठीक है, आपने इसको एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि व्हाट इज ओएमआर। वैसे तो सभी को मालूम होता है लगभग कि ओएमआर क्या होता है। ओएमआर का अर्थ होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी कि जो ये लेंसेज से आपका क्या करेगा, क्वेश्चन को चेक करेगा जो आपने मार्क किया है,
ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो आपने मार्क किया है उसको ऑप्टिकली करेगा, मतलब बाय द लेंस करेगा ये, ठीक है, चेक करेगा। ये ओएमआर जो है आपका पहले मैनुअली होता था, लेकिन अब जो है सुविधा आ गई है, तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर को जो है एक मशीन के द्वारा ही चेक किया जाता है। अब जब मशीन के द्वारा चेक किया जाता है तो बहुत सारी गड़बड़ होने की संभावना उसमें एक तो कम रह जाती है, लेकिन कई बार जो है ज्यादा भी हो जाती है। मैं दोनों ही केस बताऊंगा कि मैनुअल और जो है आपका मशीन में क्या अंतर है। जब मैनुअल चेक होता है तो वहां पर देखिए कि जो मुझे लगता है आप लोगों ने गलती की, तो मैं उसको सारा यहाँ पर जो है क्लेरिफाई करने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने ध्यान से समझना है, आप एक एग्जामिनेशन हॉल के अंदर है और क्या क्या गलती हो सकती है। मुझे अभी तक 2 से 3 कैंडिडेट ने अपने ओएमआर जो आपका क्या बोलते हैं उसको, कार्बन कॉपी शेयर किया, तो उसमें हमने जज किया कि कुछ गलतियां हमें लगी कि हाँ ये हो सकता है। जिनका मान लीजिए लीवी के लिए कॉल आपका 62 आ गई, लेकिन उसके नंबर 63 या 64 बन रहे थे, ये नंबर उसके बन रहे थे, लेकिन जो है इसका तो नंबर पड़ गया और इनका नंबर नहीं पड़ा। तो यहां पर मैं बताऊंगा कि आपने जो नंबर लगाए हैं वो कहां पर गड़बड़ हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसका नंबर पड़ गया और आपको नंबर नहीं मिले, क्योंकि ये दोनों जब आपके गलत हो जाएंगे तो आपके तो 62 से भी कम आ जाएंगे, और वो कैसे गलत होंगे इसको यहां पर बता रहा हूं मैं। देखिए, जब ओएमआर को फिल किया जाता है तो सबसे पहले ऊपर आपके पास एड्रेस दिया होता है, आपको अपना एड्रेस फिल करना होता है, ठीक है, कैपिटल्स लेटर में या स्मॉल लेटर में। फिर साथ में भरना होता है एग्जामिनेशन सेंटर का नाम। तो कई बार हो सकता है कि आपने जो अपना नाम है, जैसे अनिल है, तो गलती होने की संभावना कम रहती है, या तो अगर वहां पर लिखा है कैपिटल लेटर्स में और आपने भर दिया हो स्मॉल लेटर में, तो वो अगर बोर्ड उसको भी लेके भैया, तो इसका वैसे कम चांस होते हैं कि आपका इसका इफेक्ट पड़े, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं, लेकिन अगर ले लिया तो कुछ नहीं कह सकते। फिर भी कैंडिडेट अधिकतर जो इसको फुलफिल पूरा करते हैं। तो आपका जो अनिल की बात करें, ये बहुत छोटा स्पेलिंग है, कहीं की स्पेलिंग थोड़ा ज्यादा होती है, पूरा कुमार या हरिचंद राणा ढिमका जो भी है, तो वहां अगर एक लेटर भी बीच में आपका मिस हो गया तो वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर अनिल कुमार है यहां पर लिखा हुआ और आपने जल्दबाजी में जो एक लेटर बीच में छोड़ दिया, छूट गया, तो वो फिर तो आपका तो वही मार्क में ही गड़बड़ हो गया ऊपर नाम में। तो ऐसी संभावना वैसे कम होती है, लेकिन हो जाए तो एक वो भी कारण हो सकता है। दूसरा कारण कि ये तो हमने ले लिया कि अगर आपका जो है नाम में हो या सेंटर में जो है वहां पर आपका जो कोड दिया था उसको आपने सही से नहीं भरा, लेकिन कुछ कैंडिडेट का कहना है कि उन्होंने सारा सब कुछ फिल सही किया है और उसके बाद भी जो है नंबर नहीं आए, ठीक है। तो वो क्या कारण हो सकता है, यहां पर आपका सीरीज जैसे ए बी सी और डी यहाँ पर फिलअप के लिए होता है, फिर आपको उसमें भरना होता है कुछ ऐसा, ठीक है। तो वहां पर अगर आपने सीरीज भी गड़बड़ भर दी, कई बार हो जाता है कि ए भरना ए था, दिमाग में ए चल रहा, लेकिन आपने साइन बी पे कर दिया। वैसे तो इन्विजिलेटर का ये काम होता है, वो चेक करता है, ठीक है, लेकिन जब संख्या ज्यादा हो तो कई बार दिमाग से जो है स्किप हो जाता है इन्विजिलेटर का, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर भी गलती होने की संभावना कम है, लेकिन हो जाती है कई बार, क्योंकि आपको पहले ओएमआर मिलेगी, उसके बाद सीरीज आपकी आएगी। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो फिलिंग करने का तरीका वही रहता है कि आपको उसको भर ले, फिर आराम से रिलैक्स रहते हैं। और जब क्वेश्चन पेपर आ जाता है तो क्वेश्चन पेपर में क्या करते हैं कि पहले क्वेश्चन पेपर ज्यादा ध्यान जाएगा, सीरीज हम भूल जाते हैं कई बार, चाहे हमको वहां से इन्विजिलेटर बार बार बोल रहा है कि अपनी सीरीज चेक कर ले और भर ले, फिर भी हम गड़बड़ कर जाते हैं। मान लीजिए अगर ऐसा भी नहीं है तो ये दोनों केस आपने सही कर ली। तीसरा आपका कैंडिडेट सिग्नेचर, इसको भी चेक करना होता है कि आपके जो, क्योंकि साथियों ये बात विशेष ध्यान दें, आपके जो सिग्नेचर है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं, या मैं भी करता हूं कई बार, जब फॉर्म फिल करते हैं तो एक फॉर्म में दूसरे टाइप के कर दिए, एक फॉर्म में दूसरे टाइप के कर दिए, तो वहां पर जो है आपने सिग्नेचर अगर ऐसे कर दिए हो जो मैच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब आप फॉर्म में फिलअप किया हुआ है तो भी गड़बड़ होने की संभावना रहती है। अब मान लीजिए कि इसको भी आपने सही कर दिया,
आपने एड्रेस सही भर दिया, आपने आपका नाम सही भर दिया, ये भी सीरीज भी सही भर दिया, सिग्नेचर भी सही हुए हैं। फिर रहता है इन्विजिलेटर के, क्या आपके सिग्नेचर हुए हैं या नहीं हुए हैं। ठीक है, अब अगर इन्विजिलेटर ने भी सिग्नेचर कर दिए, तो वेरीफाई कर दिया है, तो ये सबको हमने मान लिया। अब एक जो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी जो गलती है हम करते हैं, ठीक है, जो सबसे ज्यादा आपका संभावना होती है आपका रिजल्ट ना आने की, कि भाई वो गड़बड़ कैसे है या 1-2 मार्क्स का, तो वो मैं क्लियर कर रहा हूं। दो कारण आपने नोट करने हैं, अभी बताऊंगा। ये गर्ल्स का जो कट ऑफ है, ये हमारा दूसरा सेशन होगा, अगली वीडियो में आएगा, वो भी मैं करूंगा, लेकिन पहले मैंने ये मेल वाला लिया है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए कि जो हमारे से गलती हो जाती है वो कैसे हो जाती है साथियों। ओएमआर शीट के ऊपर, और जो खासकर आपके पास क्वेश्चन बुकलेट होता है, तो उसमें सॉल्व कैसे करना होता है वो उसमें पहले दिया होता है, और नेगेटिव कितने % होगी वो भी उसमें दिया होता है। तो वहां पर भी गलती हो जाती है। कैसे? वहां पर पहले दिया गया होता है कि आप, अगर आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, ठीक है, इनमें से आपने फिल करना है, और आपने क्या किया, इस प्रकार से फिल किया, ये वाला। अब ये आधा रह गया, तो ये गलत है, बिकॉज इट इज पार्शियली फिल्ड। ठीक है, तो उसमें पहले ही बोला जाता है कि आप अगर पार्शियली फिल्ड करते हैं तो आपको इसका आंसर जो है सही देने पर भी नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब से ओएमआर आई है, ये तो तब है ना अगर कोई मैनुअली देख रहा है तो उसको रिजेक्ट कर देगा, लेकिन जो ऑप्टिकल मार्क रीडर है उसके लिए इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर आपको नंबर अधिक मिलने की संभावना रहती है कि अगर इतना रह भी गया है कहीं, तो भी ऑप्टिकल मार्क उसको रीड कर लेता है। ठीक है, तो मशीन से पेपर चेक हुए हैं, तो ये वाला पॉइंट हमारा अब नहीं रहेगा। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट कौन सा आता है जो आपको गड़बड़ कर जाता है। देखिए, जो आपका ओएमआर है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये इसमें पहले ही दिया होता है कि आप रफ काम जो है, जो आपके पास ब्लैंक पेज होता है क्वेश्चन पेपर पे पीछे, वहां पर जो है दिया होता है कि आप इसमें जो रफ काम वो कर सकते हैं, रफ वर्क जो भी है। लेकिन अब देखिए, जब आप स्पीड में काम कर रहे हैं, आपसे गलती क्या हो सकती है कि ये आपका ओएमआर है, साथ में हमेशा बुकलेट रहा होता है हमारा, तो कई बार क्या होता है, हम बुकलेट के पेज पलट रहे हैं और इधर उसको फील्ड कर रहे हैं, और धोखे से क्या हो गया कि आपका पेन चल गया, यहां पर ऐसे पेन चल गया, तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो ये हल्का भी है, पार्शियली भी आपका अगर ये गया है तो ये टच कर जाएगा। मैं पहले तरीका बताता हूं कि मशीन जो है आंसर को कैसे रीड करती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो वो ये है कि अब देखिए, ये आपके पास ब्लैंक ओएमआर है। ठीक है, अब यहां पर ये जो मैंने लाइन बनाई है, ये वाला, ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे ऊपर को भी होता है। ठीक है, आपने ओएमआर में देखा होगा, ये ऐसे दोनों तरफ नीचे को भी होता है। इसका जो अर्थ होता है, ये होता है बारकोड, स्कैनर। ठीक है, तो स्कैन कोड जो है आपका बहुत जरूरी होता है। ये क्या करता है, जैसे आपके ओएमआर को चेक करना है, तो ये लाइनें एक दूसरे को काटेंगी, एक दूसरे को, क्वेश्चन को, इस प्रकार से। ठीक है, और वो आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे आपने फोटोस्टेट होते हुए देखा होगा, तो उसमें एक बिल्कुल लाइट आती है और पास जाती है, तो स्कैन कर देती है, तो जितना बड़ा होता है, तो उसमें आपने देखा होगा जो वो लाइट है, कई बार जब फोटोस्टेट होता है तो कुछ अक्षर उसमें छूट जाते हैं या धुंधले नजर आते हैं, तो वो लाइट उसके ऊपर सही से नहीं पड़ी। अब सही से नहीं पड़ी तो यानी कि जो हल्के हल्के ऐसे जवाब थे जहां पर आपका इंक डार्क नहीं था, ठीक है, तो वो छूट जाते हैं फोटोस्टेट के दौरान। उसी प्रकार यहां पर भी ऐसा होता है
कि जब इसके ऊपर लाइट पड़ी इसने मैच किया, तो अगर आपने इसको पार्शियली फील्ड किया मतलब हल्का फील्ड किया है, तो आपका सही भी होगा तो OMR उसको रीड नहीं कर पाएगा। अगर उसने रीड नहीं किया तो अनअटेम्प्ट में वहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो अगर आपने इसको गाढ़ा फिल नहीं किया, ऐसे फिल नहीं किया है, तो बहुत ज्यादा संभावना हो जाती है कि आपका ऑप्टिकल मार्क को रीड नहीं कर पाए। तो फिर एक दो क्वेश्चन में ऐसा गड़बड़ हो सकता है। दूसरा जो एक और कारण रहता है कि आपने क्या कर दिया है कि ये तो थोड़ा मतलब आपका इसमें डिफरेंस है, वहां पर डिफरेंस कम होता है। जैसे यहां पर मान लीजिए मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं ABC और D, ये आपके OMR है। अब ये वहां पर बहुत नजदीक होते हैं, इनको समझना आपने। अब देखिए कई बार क्या होता है कि एक ही सीरीज में बहुत सारे आंसर आ जाते हैं कि मान लीजिए यहां से आपका शुरू हुआ, ये आपने भर दिया, अगले का ये, और ये भी आपने भर दिया, आपको लगा कि इसका आंसर ये है, ठीक है, और इसका आंसर ये है भी, और इसने हल्का सा दूसरे के साथ मैच कर लिया, जरा सा भी इंक ने अगर मैच कर लिया, ऊपर के साथ टच कर लिया, आपका सही होने पर ऐसा बिल्कुल देखा जाता है। हमने खुद यहाँ पर OMR चेक किए हैं, या अपने साथ भी हमने ऐसा होता हुआ देखा है कि हमारा जो बिल्कुल टच कर जाता है, तो ये हुआ कि तो आपका सारा आ गया, ये दोनों वो मिल गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, और फिर दोनों ही जवाब आपके सही होते हुए भी जो है गलत हो जाएंगे। और अगर कई बार क्या होता है कि आप OMR को फिल कर रहे हैं, आपने पहले गाढ़े गाढ़े की और एक में पार्शियल फील्ड हो गया, तो मैंने बताया कि थोड़ा थोड़ा कम फील्ड हुआ और भरा नहीं, तो ऑप्टिकल मार्क उसको पढ़ ही नहीं पाया, वो भी छूट गया। ठीक है, दूसरा एक ये रीजन भी हो गया। दूसरा अब क्या है कि आपने ये भी लगा दिया, आपने ये भी लगा दिया, तो ये तो पहले दिया होता है उसमें कि अगर दो जवाब आप एक में फील्ड करेंगे तो गलत होगा। तो अगर आप फिर से कभी भविष्य में एग्जाम दें, मेरी इस बात को जरूर नोट करिएगा, अगर आप भविष्य में ऐसे एग्जाम देते हैं दोबारा, तो कैसे इस स्थिति से बचा जा सकता है, मैं इसका तरीका बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले फ्लूइड आपके लिए अलाउ नहीं होगा वहां पर ले जाना, ठीक है। अब वहां पर लकीली अगर तो किसी के लिए चौक से नंबर लिखा हुआ मिल गया तो वो ठीक है, लेकिन अगर नहीं मिला तो चौक पाउडर है वो आप अपने साथ छोटा सा टुकड़ा ले जा सकते हैं। उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि अगर आपने यहां पर फील्ड कर दिया, यहां पर फील्ड कर दिया है, और आपको पता है कि धोखे से फील्ड हुआ है, तो जो मशीन है, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ज्यादा डार्क होता है वो उसी को उठाती है, जो ज्यादा घना मतलब जो है आपका ज्यादा गाढ़ा होगा उसी को उठाती है। तो यहां पर उस स्थिति में आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, नाखून के ऊपर लिया, बहुत जोर लगाया, और इसके ऊपर आप उसको पेस्ट कर देना है ताकि ये व्हाइट सा हो जाए। अगर ये व्हाइट सा हो रहा है, क्योंकि OMR आपका मैन्युअली चेक नहीं हो रहा है, वो सीधी मशीन में जाएगी, जो होगा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये व्हाइट हो गया है तो आपका आंसर सही ये आ जाएगा, आपने ये लगाया, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अगर इनकेस आपके पास चौक भी नहीं मिले, फ्लूइड भी नहीं मिले, तो उसको थोड़ा सा जो पेन होता है उसको रिफिल निकालना है और हल्का सा थोड़ा सा उसको स्क्रैच करने का प्रयास करना है ताकि इसका डार्कनेस हट जाए। अगर एक नंबर बचाना है, एक एक नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है ये आपको इस समय लग ही रहा होगा, ठीक है। तो ये वो सारी गलतियां हैं जो देखने को मिलती है हमें भी यहाँ से स्टूडेंट से कि जल्दी जल्दी में जो है आपका फिल होता है तो कुछ अधूरे रह जाते हैं, और कुछ ओवर फिल हो गए तो आपस में टच हो गए भैया, तो वो गलत है। तो ये है आपका वो कारण जो हो सकता है कि आपका फॉर्म जो OMR शीट भर रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ियां हो एक दो नंबर में, क्योंकि जिनके भी नंबर आ रहे हैं एक दो नंबर में ही कमी देखी जा रही है, दो नंबर में कि आपके दो नंबर कम है और आपका नंबर नहीं पड़ा। तो ये हमारा मानना है कि इस प्रकार की कमी हो सकती है। बाकी बोर्ड क्या कहता है उसके ऊपर भी आप बाद में कर सकते हैं कि भैया
हमारे इतने नंबर बने थे और मेरे से कम नंबर वाले का जो है नंबर आ गया। और अब ये बात भी तय करना कि कुछ लोग केवल बोलते हैं कि मेरे 59 है, और जब बाद में आप सही से चेक करेंगे तो 2-3 उसके कम ही बोले होंगे और ज्यादा नंबर निकल जाएंगे, तो यानी कि अगला विश्वास करने लायक नहीं है। तो जल्दी से विश्वास भी किसी के ऊपर नहीं करना, इस बात का भी विशेष ध्यान देना है। अब एक सवाल का और जवाब दे रहा हूं मैं कि यहाँ ये भी सवाल उठाया था हमसे, ये आंसर की से संबंधित सवाल है, इस बात का विशेष ध्यान दे। एक कैंडिडेट का कहना है कि उन्होंने कुछ ऐसे किया है कि उन्होंने एक क्वेश्चन को, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 40 का जो राइट आंसर है वो बी है, राइट आंसर इज बी, और कैंडिडेट ने भी क्या फिल किया है, बी, लेकिन जो बोर्ड है उसने इसको आंसर दे दिया, सही आंसर इसको दिया। लेकिन अब सवाल कैंडिडेट का ये है कि बोर्ड ने तो ये दे रखा है और उसने चैलेंज नहीं किया है, और आपका फिर बोर्ड जो है बाद में आपका अगर तो आंसर की रिवाइज करता है और सबको नंबर मिल रहा है तो आपको नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में केवल आपने चैलेंज किया है और या चैलेंज नहीं किया है, तो अगर चैलेंज नहीं किया तो नंबर तो फिर नहीं मिलेगा, अगर नंबर नहीं दे रहे। और अगर आपने चैलेंज किया है और ये फील्ड किया है तो चाहे ये भी हो, रिवाइज आंसर की में आपको उसका नंबर मिल जाएगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो ये था हमारा ओएमआर शीट का कॉन्सिक्वेंसेस, जिसमें आपके कुछ सवाल थे, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब साथियों, मैं ऐसे सवाल का जवाब अब आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, और कमेंट्स में भी हमने देखा और चर्चा में भी जो है यही विषय है। आजकल हिमाचल में बहुत सारे चैनल कट ऑफ 78, 72, 73 कुछ इस प्रकार से दे रहे हैं। ठीक है, मैंने पहली वीडियो में कहा है कि अगर नंबर मिल रहे होंगे, सबको मिल रहे होंगे, जुड़ रहे होंगे, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर उन्हीं को मिल रहे होंगे जिन्होंने चैलेंज किया है तो फिर फर्क पड़ेगा। अब दूसरा, जनरल कैटेगरी को यहां पर जो है ज्यादा नुकसान होगा, ऐसा बहुत से कैंडिडेट का मानना है। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिएगा, जनरल कैंडिडेट का। ठीक है, अब वो क्यों घबराए हुए हैं, क्योंकि यहां पर जो रिजर्व कैटेगरियां हैं, ओबीसी, एससी या एसटी, इनके कैंडिडेट जो है, इनका कहना है कि बहुत ज्यादा मात्रा में है, कि एक ही कैटेगरी में जैसे ओबीसी में है तो 30 या 40 प्लस लोग जो है 70 पार हो जाएंगे, फिर ओबीसी बीपीएल में भी 10-12 मिल जाएंगे, एससी में आपके फिर 40-45 या ईडब्ल्यूएस में आपके 60 के करीब, ऐसा मानना है। और ईडब्ल्यूएस जो है वो किसका क्राइटेरिया पूरा करता है, जनरल का। तो ईडब्ल्यूएस जो है सारी सीटें जो है मतलब जनरल की खा जाएगा, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। और क्योंकि इनके लिए सेम क्राइटेरिया, और अगर जनरल की कट ऑफ नीचे आ रही है तो यानी कि सारे ईडब्ल्यूएस जितने वहां पर होंगे वो लग जाएंगे, और जो जनरल की कट ऑफ फाइनल जा रही है वहां से नीचे वाले ईडब्ल्यूएस होंगे वो भी लग जाएंगे। ठीक है, तो साथियों, अगर आप केवल एक ही कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस से ही आप 60-70 ले जा रहे हैं, ओबीसी से भी आप 40-50 ले जा रहे हैं, एससी से भी आप 40-50 ले जाएंगे, 30-35 एसटी से ले जाएंगे, फिर इनकी सब कैटेगरी से भी आप 50-60 ले जाएंगे, तो सीटें तो 208 है, तो फिर जनरल के लिए क्या बचेगा, कौन लेगा जनरल में? ये तो समस्या हो जाएगी, फिर तो 15-20 भी नहीं लग पाएंगे। तो ये सवाल है। अब इस सवाल का जो जवाब है साथियों वो ये है कि ये केवल आप और हम सोच रहे हैं। ठीक है, ये समस्या बोर्ड के सामने भी होती है, और जनरल का अर्थ मैंने पहले कहा है कि ओपन होता है और वहां पर किसी भी कैटेगरी का व्यक्ति वहां पर कैंडिडेट जा सकता है। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं।
ठीक है, जो जनरल का पूरा क्राइटेरिया करेगा, हमने शिफ्ट भी किए हैं। एक और सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ठीक है, कि हमसे कहा कि मैंने तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस से 10 लिए, 10 मैंने शायद एससी से लिया और 10 बीपी आपका ओबीसी से। इसी प्रकार मैंने थोड़े थोड़े रेशो लिया, 50 से 60 कैंडिडेट मैंने लिए, जो आपका कैंडिडेट किस किस सीट काट रहा है, जनरल की। तो मैंने उस वीडियो में जो है लगभग 50 कैंडिडेट को बोला था कि ये तो है ही है, मिनिमम बोले थे मैंने कि मिनिमम है जो जनरल में जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें मैंने उसी दौरान बोला था कि लगभग 281 सीट अगर मर्ज हो जाती है होमगार्ड की, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन या फ्रीडम फाइटर की, तो ये 281 यहां पर संभावना है। फिर मैंने कहा था कि हमने यहां से 20 कैंडिडेट दे दिए थे कि 20 कैंडिडेट मान लीजिए अगर होंगे, पर पूरी संभावना है कि वो 20 कैंडिडेट यहां पर नहीं है। ठीक है, अगर वो 20 कैंडिडेट यहां पर प्लस कर दी जाए तो आपके यहां पर कैंडिडेट की संख्या 70 हो जाती है। तो यानी कि 70 ऐसे कैंडिडेट जो जनरल में शिफ्ट होंगे, तो फिर भी जो हमने कट ऑफ दिया है वहां पर आने की संभावना रहेगी। अब मैं एक और ऐसे सवाल का जवाब देने जा रहा हूं जो शायद जनरल कैटेगरी को फिर से एक राहत भरा जवाब हो सकता है। बहुत से कैंडिडेट्स का मानना है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि 70 प्लस जितने भी है वो सब के सब जनरल की सीट काटेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा कि हमारी अपनी एकेडमी से 3 ऐसे कैंडिडेट हैं जो आपका रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया हुआ है उन्होंने, और जो है वो जनरल का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर 70 से ज्यादा है, 72, 74, 75। तो जब 3 अकेले हमारे पास, तो और भी तो बहुत हो सकते हैं। मैं नहीं कहूंगा कि है, लेकिन होने की संभावना ज्यादा है। जिन्होंने नंबर अच्छे लेकिन अपनी कैटेगरी में है, वो दूसरे में नहीं जा सकते, तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि हम उनको 70s में तो कंसिडर कर लेते हैं लेकिन उस बात का ध्यान नहीं रखते। तो एवरेज बनाया था। मेरा मानना ये नहीं है कि केवल 10 ही जाएंगे, वो 15 भी जा सकते हैं ईडब्ल्यूएस से जनरल में, ठीक है। लेकिन सवाल अब ये कि अधिकतम कितने जा सकते हैं, इसका जवाब देने जा रहा हूं मैं। और आपका कि कैसे जो है शिफ्ट किए जाते कैंडिडेट, उसका भी जवाब दूंगा मैं आज पूरी तरह से अपनी ओर से क्लियर करूंगा कि कैसे जो है कैंडिडेट एक हिस्से दूसरे इसमें शिफ्ट होता है। आइए समझते हैं। एक मोटा मोटा आइडिया ले लेते हैं। आपके पास जो मेल कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मेल कैंडिडेट में कुल 708 पोस्ट है। अब 708 पोस्ट में मान लीजिए पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कैटेगरी से कोई भी कैटेगरी हो, उससे सारे कैंडिडेट मिलाकर 350 हो जाते हैं। 350 बहुत बड़ी बात होती है। 70 प्लस आपको अगर ये कम लग रहे हैं तो इसमें 50 और ऐड कर लीजिए, ये 400 हो गए। वैसे संभावना कम है कि 400 लोग हिमाचल प्रदेश में 70 प्लस हो, लेकिन फिर भी मान लिया अगर है, तो साथियों अगर 400 ऐसे कैंडिडेट हैं, फिर भी तो हमारे पास 308 ऐसे कैंडिडेट बच जाते हैं जिनका स्कोर 60 से 70 के बीच में है या फिर 55 से 60 के बीच में है। तो ये इनके बीच में है। तो अगर ऐसा होता है, 400 कैंडिडेट ये हैं, समझ रहे जी बात को, तो इसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो आपका जनरल का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहे होंगे, और ऐसे अगर गलती से भी 70 हो गए तो फिर 330 कैंडिडेट ही जो है यहां पर 70 प्लस में हो जाएगा। और अगर मैं इतने ही लूं तो जो ये 308 शेष है, तो साथियों जो मैंने कट ऑफ दिया है
वो जनरल के लिए आई थिंक 68.25 दिया फाइनल कट ऑफ। तो इन 308 में कुछ जनरल कैंडिडेट भी तो होंगे जो 68 और 69 पे हैं। तो अगर ऐसे जनरल के केवल 50 ही कैंडिडेट होते हैं, फिर भी यहां पर जो है 250 या 258 की संभावना रहती है जो अन्य कैटेगरी में बटेंगे, जो 60 से 70 के बीच में है या इधर उधर है। तो घबराने की बिल्कुल भी मेरी ओर से बात नहीं है। अगर 300-400 भी ऐसे कैंडिडेट होंगे, उनको जनरल में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, आप लोग की खुशी के लिए जनरल में शिफ्ट कर देंगे। तो जो ये कैंडिडेट है बचे हुए, इनमें आपके इसके बचने जो है कुछ कैंडिडेट यहाँ पर जरूर बचेंगे जनरल के, ठीक है। तो ये विषय ध्यान रखना है। अब देखिए साथियों कि कैसे जो है एक कैटेगरी वाला कैंडिडेट जो है जनरल में शिफ्ट होता है। आज तक आपने इसका एनालिसिस नहीं किया होगा, लेकिन जब मालिया सर है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऐसा है, हमने एनालिसिस किया है, ठीक है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमारे पास टोटल पोस्ट थी मेल कैटेगरी का, मैं बता रहा हूं टोटल पोस्ट जो है हमारे पास 708 थी, 708 पोस्ट थी, ये टोटल पोस्ट थी। अब रिजर्वेशन देखिए कैसे है, मैं रिजर्वेशन समझा रहा हूं आप लोगों को, रिजर्वेशन समझना आपने। रिजर्वेशन देखिए, एक सबसे पहले EWS, फिर OBC, उसके बाद SC, उसके बाद ST, फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम, नहीं इनको रहने देना है। ये है टोटल रिजर्वेशन, EWS, OBC, SC और ST, ठीक है जी। उसके बाद सब रिजर्वेशन है, जैसे यहां पर आपका BPL आ गया, यहां पर भी BPL आ गया, यहां पर भी BPL आ गया। उसके बाद एक और रिजर्वेशन देखिए, यहां पर आपका होमगार्ड आ गए, यहां पर भी आपके होमगार्ड आएंगे, यहां पर भी होमगार्ड और यहां पर भी होमगार्ड। लेकिन कई बार यहां पर ऐसा होता है कि इनमें सीटें नहीं होती है, लेकिन रिजर्वेशन दिया जा सकता है। उसके बाद आपका वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, यहां पर भी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, एंड फिर उसके बाद एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, ये हमारे पास रिजर्वेशन होता है। तो जब पोस्टें निकलती हैं उस दौरान पहले ओबीसी में देखा जाएगा, ओबीसी के लिए कितना देना है, फिर आपका एससी में देखा जाएगा ये, फिर इसमें देखा जाएगा, फिर इसमें भी देखा जाएगा। अब इसमें देखते हैं ओबीसी, ओबीसी बीपीएल, ओबीसी होमगार्ड, ओबीसी वार्ड ऑफ फ्रीडम, एक्स सर्विस में, फिर 700 में से उनको कितना परसेंट देना है। तो ये अपनी इच्छा से नहीं दिया जाता, जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है, जिस प्रकार से जनसंख्या हमारे हिमाचल प्रदेश में है। तो इसमें जो सबसे ज्यादा है वो एससी कैटेगरी में है, लगभग 25% जनसंख्या है, तो 25% उनको बेनिफिट इसका मिलता है सीटों में। और कई बार थोड़ा अगर इस भर्ती में ज्यादा मिल गया तो अगली में कम रहता है, ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद ओबीसी, फिर आपका एसटी में विभाजन होता है, और सबसे लास्ट में जो है हमारे पास यहाँ पर सभी को पता है कि 10% सीट जो है आपका ईडब्ल्यूएस में जाती है। तो टोटल सीट का 10% ईडब्ल्यूएस, उसके बाद ईडब्ल्यूएस में 10% देकर जो उसमें होमगार्ड अलग किए जाएंगे, ओबीसी में 20% जो है आपका बेनिफिट देकर उसमें होमगार्ड अलग किए जाएंगे, इधर भी होमगार्ड अलग, इधर भी होमगार्ड अलग, फिर वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, ये ऐसे ऐसे उनमें जो है विभाजन होता है कैटेगरी वाइज, कितने कितने परसेंट जो है रहता है। तो 700 में से इस प्रकार से विभाजन हो जाता है। तो जब इस प्रकार से विभाजन हो जाए उसके बाद हमारे पास रहता है ओपन सीट जिसको हम बोलते हैं, या जनरल सीट जिसको हम बोलते हैं, जिसमें कोई भी आ सकता है। तो वो इन सबका रिजर्वेशन देने के बाद तो वहां पर इनमें से कोई भी जा सकता है। तो वो सीट हमारे पास 208 है, ठीक है। अब मैं फिर से एक एक कैटेगरी को शिफ्ट कर रहा हूं। आप वो बोल रहे थे ना कि वहां पर 100 होंगे, अगर 70 होंगे तो 70 ऐसे से होंगे, 70 के 70 जाएंगे, ऐसा नहीं है, इस बात को ध्यान से समझना है। 80 बीपीएल के होंगे तो वो जाएंगे, या ईडब्ल्यूएस से होंगे तो वो जाएंगे। तो क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा ना साहब, इस प्रकार से जनरल में कुछ बचेगा ही नहीं। ये तो फिर पहले इधर रिजर्वेशन इधर है और फिर तो बात कुछ बचेगा ही नहीं ऊपर।
ठीक है, तो वो बताता हूं मैं वो कैसा है। अब इसको समझना है। देखिए, ओबीसी की जो टोटल पोस्ट है वो विद होमगार्ड ले रहा हूं मैं ओबीसी का एनालिसिस कर रहा हूं। सबसे पहले ओबीसी का टोटल पोस्ट जो है वो है आपका 145, 145, 708 में से 145 मिला। तो देखते हैं 145 बटे 708 गुणा 100 करेंगे आप, ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा 20.48%। आपके पास कैलकुलेटर है, उसका प्रयोग करिए। तो ये वो रिजर्वेशन है जो आपको मैंने बोला कि 20% ओबीसी के लिए, ठीक है जी। अब इसके बाद अगर मैं होमगार्ड इससे निकाल दूं, क्योंकि होमगार्ड तो शिफ्ट होता नहीं है वहां पर आपका जनरल में, वो होमगार्ड में ही रहेगा, ठीक है, तो बाकी कैटेगरी बीपीएल हो सकता है, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर या एक्स सर्विस मैन, ठीक है। तो इनका जो टोटल कैंडिडेट बच जाते हैं वो रहते हैं 109, यानी कि अब 109 रहेंगे, 109 आउट ऑफ, अब मैं बोल रहा हूं कि शिफ्ट कैसे होंगे, ध्यान रखना है शिफ्टिंग का। 109 आउट ऑफ, क्योंकि वो शिफ्ट किसमें होने हैं, 208 में, 208 जो यहां पर जाना है, सभी ने यहां पर जाना है 208 में, इन सीटों को काटना है। लेकिन मैंने बोला है कि 281 यहां पर है, लेकिन वो होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन आदि को जोड़ता है। पहले हम 208 ही लेंगे क्योंकि ओपन सीटें हैं। तो 208 बाय 208 इंटू 100 इज इक्वल्स टू आपका जो है ये 15.39, 1.539। इतने परसेंट कैंडिडेट जो है यहां से शिफ्ट हो सकते हैं ओपन कैटेगरी में ओबीसी से, होमगार्ड ने निकाल दिया है, ठीक है जी। तो इस प्रकार अगर मैं 208 सीटों का 15% निकालता हूं, 208 का 15% बराबर हो जाएगा 31। तो 31 कैंडिडेट जो है आपका यहां पर जा सकते हैं अगर वो जनरल का क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जो टॉप कैंडिडेट ऊपर वाले होंगे, आपने कई रिजल्ट देखे होंगे जिसमें कुछ कैंडिडेट जनरल का पूरा क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं, नंबर भी अच्छे, लेकिन फिर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि जो उससे ऊपर वाले हैं वो 31 या 15% वो जा चुके हैं ऑलरेडी। तो इस प्रकार हर कैटेगरी से, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, चाहे एससी है या कोई अन्य रिजर्वेशन है, इससे शिफ्ट किए जाते हैं। मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस देखिए 10% है हमारे पास ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ये तो पहले ही बात पता है। अब 10% ही है, मैं आपको साबित कर देता हूं। यहां पर देखिए 68 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस की है, ठीक है, और 708 में से इसका हमने परसेंटेज निकालना है जो बराबर हो जाएगा 9.60, 9.60। तो 9.60 इट्स अप्रोक्स 10%, 10% के ये अप्रोक्स है, लगभग है। तो आपका 68 हो गया जी। आपको पता है कि रिजर्वेशन 10% ही है हमारा इसमें ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। तो यहां देख लीजिए, अब 10% निकालना है हमने किससे, 68 से। 68 आपके पास सीट है, 68 सीट है, और इसमें से 208 में आपने देनी है कितना, 10%। तो 10% जो है इसका हो जाएगा 32.69, ये हो जाएगा, यानी कि लगभग 33 सीट ये भी आपका क्या करेंगे, शिफ्ट हो सकते हैं ओपन में ईडब्ल्यूएस से। इस बात का ध्यान रखना है। आपका लगभग ओबीसी से हुआ था 31 और इससे हो गया 33 के लगभग। अब इसके बाद ओबीसी 109, इसके बाद हमारे पास एससी में रहता है। अब एससी का समझते हैं कि एससी से कितना है। तो एससी कैंडिडेट की अगर हम बात करें, ध्यान दें मैं विद वीपीएल या सारा इंक्लूड कर रहा हूं एक्सेप्ट होमगार्ड।
तो 168 सीट इनका बनता है बाय 708। देखते हैं कितने प्रतिशत है ये इंटू 100। तो ये हमारे पास 23.72 प्रतिशत, जो कि लगभग 24% के आसपास है। और आबादी देख लेना पूरे हिमाचल में लगभग इसी के आसपास है। तो ये रिजर्वेशन आप लोगों को मिल गया। अब इसमें अगर होमगार्ड को हटा दिया जाए तो केवल 141 बचते हैं। ये होमगार्ड को हटाकर 141 बाय, ठीक है, 708 गुणा 100 देख लेते हैं कितना है। ये है 19.91%, लगभग 20% के आसपास। तो इतने परसेंट जो है कैंडिडेट आपके शिफ्ट हो सकते हैं जनरल में। तो यानी कि आपके पास 208 सीट है, लेकिन उसमें से आपका कितना जा रहे हैं 141। 42 कैंडिडेट। अब देखिए 208 गुणा 20/100, तो ये जो है आपके जाएंगे तो लगभग 41.6% कैंडिडेट जो है, सॉरी प्रतिशत नहीं, 41 कैंडिडेट जो है आपके जा सकते हैं। अधिकतम 42 कैंडिडेट जो है आपके जा सकते हैं किसमें, यहां पर ओपन में, ये सब कैटेगरी को मिला के। इसी प्रकार अगर आपने एसटी का भी करना है तो हम एसटी का भी किए हुए यहाँ पर एनालिसिस कि एसटी से कितने जा सकते हैं। मैं इस बात को समझ रहा हूं कि आप लोग जो है इसके ऊपर भी कमेंट करेंगे और ये करेंगे कि भाई जी ऐसा नहीं होता है, हमारे अगर 50 होंगे या 60 होंगे तो जाएंगे ही जाएंगे, भैया रिजल्ट आएगा, ठीक है, देख लेंगे कितना जाएगा, ठीक है। लेकिन जो एक रूल होता है तो रूल फॉलो करना पड़ता है। एसटी की बात करेंगे हम। एसटी, अब एसटी में देख लीजिए, एसटी में जो कुल सीटें हैं हमारे पास वो है आपके पास 20, ठीक है जी। अनरिजर्व्ड 20 है और कुल मिला के 4 यहाँ पर होमगार्ड और 1 एक्स सर्विसमैन, यानी कि 25 सीट है। फिर से वही फॉर्मूला, 25 सीट है कितने में से, 708 में से गुणा 100 बराबर देख लेते हैं। तो ये 3.53% ये आपके इनको बेनिफिट मिला है। अब मैं यहां से 4 सीटें लेस करूंगा, यानी कि अब हमारे पास 21 सीट रह जाएगी। 21 सीट मुझे भेजनी है कहां पर, 208 में गुणा आपका 100 देख लेते हैं कितना प्रतिशत जा रहा है, 2.96%। इतने कैंडिडेट वहां पर शिफ्ट हो सकते हैं एसटी से। तो अगर इतने कैंडिडेट हो रहे हैं, लगभग 3 के अप्रोक्स मान लेते हैं, तो 208 इंटू 3, इसका 3% निकाल के जो है लगभग आपके 6.24%, यानी कि इसको भी आप 7 कैंडिडेट मान सकते हैं कि 7 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस से भी वहां पर जा सकते हैं। ऐसा हमारा मानना है, जो इसका फॉर्मूला होता है अगर वो दोनों क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं। इसके बाद साथियों कितने जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये जो हमने एनालिसिस किया है, उसका प्रयास किया है। मैं ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, लेकिन अधिकांश जो हमने देखा है तो ऐसा ही देखने को मिलता है। तो इस बात का जो हमें ध्यान रखना है। तो साथियों ये था हमारा एनालिसिस की सीट मर्जिंग जो है कैसे होता है। एक और सवाल जो आप लोगों ने पूछा उसका जवाब दे रहा हूं मैं कि बीपीएल का ओबीसी में जाएगा या फिर वो जनरल में जाएगा। तो जो पिछला डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था डिपार्टमेंटली लास्ट ईयर, तो जो ओबीसी है और ओबीसी का जो बीपीएल है, इन्होंने कुछ ऐसा किया था कि जो इसका टॉपर है यहाँ पर उसको इसमें डाल दिया और इसको यहाँ से डाल दिया, और बीपीएल से भी ओपन में डाल दिया जिसका अच्छा स्कोर था। ऐसा पिछली बार रिजल्ट में देखने को मिला है, क्योंकि बीपीएल कैंडिडेट के लिए एज का क्राइटेरिया दोनों के लिए सेम है, तो ये इसमें आगे शिफ्ट कर दिया। वैसे ऐसा होता नहीं था पहले कि जब इसको रिजर्वेशन यहाँ से मिल गया तो डबल बेनिफिट मिल गया है, तो वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ ओपन में जा सकता था, लेकिन इसमें डाल दिया गया, ऐसा देखने को मिला, ठीक है। लेकिन आयोग जो है ऐसा नहीं करता है,
वो इन दोनों से अगर टॉपर होंगे तो वो आपके लिए जो है उठाएंगे। और इसी प्रकार का एनालिसिस हमने किया है। दूसरा, एक और भ्रम दूर कर देते हैं। वैसे तो मैंने पहले भी बताया था आपका कि कैसे जो है 70+ कैंडिडेट हमने रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपको ऐसा ही लगता है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस में 60 कैंडिडेट मान लिया, ठीक है, उसके बाद 100 कैंडिडेट बड़े मुश्किल से जो है यहाँ पर 90 रख रहा हूं मैं, ये आपके जनरल के वही कैंडिडेट हैं जो जनरल में रहेंगे। ये ईडब्ल्यूएस मान लीजिए, अब यहाँ पर 50 के करीब आप ओबीसी से मान लीजिए 70+ है, 70+ है, ऐसे मान लीजिए। उसके बाद आपका ये हो गया ओबीसी। एससी से आप ज्यादा लग रहे हैं तो फिर 55 मान लीजिए, ये एससी से। इसी प्रकार आपका एसटी से हार्डली 10, बड़ा मुश्किल है 10, ठीक है। उसके बाद इनकी जो सब कैटेगरी है उससे भी हम डालेंगे, लेकिन पहले इसको प्लस कर लेते हैं। 5, 6, 265 आए। अब लो बीपीएल के भी हम डाल देते सभी कैटेगरी के, तो 265, इसमें आप 50 रख लीजिए, 5, 11 और ये हो गया 315। और कम लग रहे हैं कि भाई नहीं ज्यादा जाएंगे, यहाँ 100 के करीब जाएंगे या यहाँ पर 70 करीब जाएंगे ईडब्ल्यूएस से जो 70+ जा रहे हैं, तो इसमें आप और कर दीजिए, कितना 50 कैंडिडेट कर लीजिए या 60 कर लीजिए, 70 कर लीजिए, अपने मन की नहीं रखनी किसी ने, ठीक है। तो ये फिर भी जो है 385 कैंडिडेट जाएंगे। फिर भी तो हमारे पास 700 में से 708 में से कुछ कैंडिडेट रह गए ना, तो ये वही है जो 70 से नीचे है। और इस प्रकार से हमारा एनालिसिस जो है सही रहने की पूरी संभावना है। तो साथियों, हमने पूरा एनालिसिस किया है। अगर फिर भी कोई भूल चूक रह गई हो या कुछ भी आपको कमी लग रही हो, आपको अगर ज्यादा ऐसा लग रहा है कि ऐसा नहीं होता है और आप सही है, तो हम ये नहीं कह रहे कि आप सही नहीं है, हो सकता है आप सही हो, लेकिन ये भी मुझे अधिकांश लगता है जो हमने एनालिसिस किया है यही ज्यादा सही है। तो आपने हमें सहयोग किया, आप हमें देखते हैं और एनालिसिस को समझते हैं, उसके बाद कमेंट करते हैं। तो आप सभी का दिल की गहराइयों से एक बार फिर से धन्यवाद।